आपका स्वागत है मेरे चैनल अंकित क्लासेस में। दोस्तों मैं आ चुका हूं हमारे क्लास 10 की हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1, क्लास 10 की हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के पार्ट 6 में। दोस्तों बेसिकली इस पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इटाली एंड ब्रिटेन। दोस्तों हमने प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था हंगर रिवॉल्यूशन एंड पॉपुलर रिवॉल्ट्स के बारे में हमने पढ़ा था, हंगर हार्डशिप पॉपुलर रिवॉल्ट्स के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कि मतलब असल में उसमें हमने पढ़ा था कि असल में क्या क्या दिक्कतें आई थी हमारे ऑल ओवर द यूरोप में, क्या क्या दिक्कतें हुई थी, जिसके बाद 1848 में इतना बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ था जिससे मतलब पूरे के पूरे यूरोप में नेशनलिज्म की सेंटिमेंट्स फैलने लग गए। ठीक है, उसके बाद हमने फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा था कि उसके बाद हमने वुमेन्स का कंडीशन पढ़ी थी कि वुमेन्स ने इतनी मेहनत तो करी रिवॉल्यूशन में, लेकिन उनको कोई फल नहीं मिला, उनको कोई काम नहीं मिला। ठीक है, वो उनके किसी काम नहीं है, उनको वोटिंग राइट, सफरेज राइट उनको नहीं मिले। ठीक है, इवन कि उनको पार्लियामेंट में भी ऐसा ऑब्जर्वर बुलाया जाता था। ठीक है, तो दोस्तों अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि मैंने पहले बताया कि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इटली एंड ब्रिटेन। दोस्तों सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारे जर्मनी के बारे में। दोस्तों तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त अंकित दारा, तो शुरू करते हैं। दोस्तों इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं, देखो क्या हुआ था उस टाइम पे जर्मनी में। उस टाइम पे जर्मनी में 1848 में जितने भी मूवमेंट्स हुए, जितने भी विद्रोह हुए, जितने भी रिवॉल्ट्स हुए, उससे क्या हुआ मतलब वो सारे आइडियाज, उनके सबके आइडियाज पूरे के पूरे ऑल ओवर द यूरोप में स्प्रेड हो गए। अब यूरोप में जर्मनी भी आता है, तो ये क्या हुआ धीरे धीरे 1848 के टाइम पे ही ये सारी सेंटिमेंट्स, ये सारी नेशनलिज्म की फीलिंग्स, ये सारी की सारी चीजें जर्मनी में भी पहुंच गई। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, जितने भी थे वहां पे कंजर्वेटिव्स often mobilize nationalist sentiments to promote state power and achieving political domination over Europe। दोस्तों इन सारी चीजों को मतलब देखो वहां पे क्या हुआ, मतलब जब ये पूरा सेंटीमेंट वहां पे आया, मतलब नेशनलिस्ट की फीलिंग लोगों के अंदर जागने लगी, तो लोग क्या कर रहे, छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे ग्रुप बना के वो लोग क्या करने लगे, वो विद्रोह करने लगे। ठीक है, तो इस विद्रोह से मतलब क्या हुआ, जितने भी कंजर्वेटिव्स थे उस टाइम पे, जो मतलब जर्मनी पे रूल कर रहे थे, उन सारे लोगों ने इन सारी चीजों को बंद करने की कोशिश की। ठीक है, इन सारी चीजों को ऑप्रेस करने की, सप्रेस करने की कोशिश की। ठीक है, तो दिस कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द प्रोसेस बाय विच जर्मनी एंड इटली बिकेम यूनिफाइड एज अ नेशन स्टेट्स। You have already seen nationalist feelings were widespread among middle-class Germans who in 1848 tried to unite the different regions of German confederation into a nation-state governed by an elected parliament। दोस्तों मैंने शुरुआत में ही बताया था हमारी प्रीवियस वीडियो में कि मतलब जो 1848 का रिवॉल्यूशन था उसमें हमारे एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग भी थे। ठीक है, मतलब एजुकेटेड मिडिल क्लास थे। ठीक है, तो दोस्तों उन लोगों ने भी बहुत ज्यादा कोशिश करी थी एक पार्ट को यूनाइट करने की। ठीक है, तो दोस्तों जर्मनी में सेम केस था। जर्मनी में भी जितने मिडिल क्लास में जितने भी लोग थे, उन सारे लोगों ने भी कोशिश करी थी जर्मनी के एक दो छोटे छोटे पार्ट्स को यूनाइट करने की, एक नेशन स्टेट बनाने की। ठीक है, जो कि मतलब एक ही इलेक्टेड पार्लियामेंट के अंडर आएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्या हुआ उसके बाद आगे पढ़ते हैं। However, the efforts of the nation building by these middle class Germans were brutally suppressed by the combined forces of the monarchy and the military support by the large landowners। अच्छा मैंने आपको मतलब देखो, अगर आप कोई भी चीज करते हो तो क्या उसके ऊपर दबाव नहीं पड़ेगा? अगर आप कोई गलत काम, अगर आप कुछ भी करते हो तो सरकार क्या उसके ऊपर एक्शन नहीं लेगी? तो उस टाइम पे भी यही हुआ, जब मिडिल क्लास के लोग जब मतलब लग गए थे, जुट गए थे इन सारे कामों में, नेशन स्टेट बनाने में, तो वहां की सरकार ने इसका जमकर विरोध किया। वहां की सरकार ने क्या किया, वहां की सरकार ने इनको ऑप्रेस करने की कोशिश कर दिया, इनको सप्रेस कर दिया, ट्रूप्स भेज के, सैनिक भेज के, और जितने भी लैंड ओनर्स थे उन सबने अपने जितने भी विलेजेस थे उन सबको पता शूटेड साइड का ऑर्डर भी दे दिया गया था बहुत सारे लोगों को। तो ठीक है, From then on, Prussia took on the leadership of the movement for national unification। दोस्तों फिर यहां से जब से मतलब जर्मनी के मतलब जो रूलर थे, जर्मनी के जो भी रूलर्स थे, उन लोगों ने जब से मतलब मिडिल क्लासेस को सप्रेस करना शुरू कर दिया, तो वहां से ही मतलब प्रूशिया ने जिम्मेदारी उठाई कि अब हम जर्मनी को यूनाइट करके ही रहेंगे। ठीक है, अब वो जर्मनी को यूनाइट करने की कोशिश में लग गए। ठीक है, तो दोस्तों प्रूशिया ने ही हमारे मतलब 3 वॉर 7 साल तक लड़े। ठीक है, तो प्रूशिया ने मतलब क्या किया, प्रूशिया ने इसकी जिम्मेदारी ले ली जर्मनी को यूनिफाई करने की। ठीक है, तो प्रूशिया ने क्या किया, प्रूशिया ने तीन लड़ाइयां लड़ी, 3 वॉर्स लड़े 7 सालों तक, और वो 3 लड़ाइयां थी किसके खिलाफ? दोस्तों ये नोट कर लेना या फिर अंडरलाइन कर लेना, 3 लड़ाइयां उसने लड़ी थी किनके खिलाफ? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क
एंड द थर्ड वन वाज फ्रांस। ठीक है, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ उसने लड़ाई करी थी। ठीक है, मतलब प्रूशिया ने लड़ाई करी थी 7 साल, मतलब 7 सालों तक वो लड़ाई चलती रही। उसके बाद जर्मनी यूनिफाइड हो गया। ठीक है, अंडर अ मोनार्की। ठीक है, इन ऑल दीज वॉर्स प्रूशिया बिकेम विक्टोरियस। और इन तीनों वॉर में 7 साल तक जितनी भी वॉर्स हुई, इन सारी वॉर्स में हमारी प्रूशिया जीत गई। ठीक है, इन जनवरी 1870 इन ऑल दिस वॉर प्रूशिया बिकेम विक्टोरियस, कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन। और जैसी वो जीत गई तो यूनिफिकेशन का प्रोसेस क्या हो गया, खत्म हो गया। अब जर्मनी हमारा क्या हो गया, यूनिफाइड हो गया। जनवरी 1871, मतलब इन जनवरी 1871 द प्रूशियन किंग विलियम फर्स्ट वाज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर इन अ सेरेमनी हेल्ड एट वर्साइलेस। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या मतलब, जैसे यूनिफिकेशन खत्म होगी तो प्रूशिया ने क्या किया, प्रूशिया ने अपना राजा बिठा दिया जर्मनी में, जिनका नाम था किंग विलियम फर्स्ट। विलियम फर्स्ट को वहां पे बिठा दिया गया जर्मनी के राजा के तौर पे। ठीक है, और उन्होंने शपथ, सोन कहां पे ली थी, उन्होंने शपथ कहां पे ली थी, उन्होंने शपथ ली थी हमारे वर्साइलेस में। ठीक है, कब ली थी ये थोड़ा याद रख लेना, इन जनवरी 1871 में। दोस्तों ये तो थी हमारी मतलब जर्मनी, मतलब ये तो थी हमारी प्रूशिया की यूनिफिकेशन। दोस्तों यहाँ पे वैसे एक नाम आता है जिनका नाम है ऑटो वन बिस्मार्क। दोस्तों हाथ तो प्रूशिया के रूलर का था, लेकिन जितना भी पूरा मेन काम इन्होंने ही करा था, लड़ाइयों में भी इनका ही सबसे बड़ा योगदान था ऑटो वन बिस्मार्क का। असल में देखा जाए तो ये प्रूशिया की सेना के सेनापति थे, एक तरह से हम कह सकते हैं। ऑन द बिटरली कोल्ड मॉर्निंग ऑफ 18, ये वहां के थोड़े सीनरी को एक्सप्लेन करा जा रहा है यहाँ पे। On the bitterly cold morning of 18 January 1871, the princes of the German states, representatives of the army, important Prussian ministers, including the chief minister Otto von Bismarck, assembled in the unheated hall of mirrors in the palace of Versailles and proclaimed Kaiser William I of Prussia the new German Empire. ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, जो केसर विलियम फर्स्ट थे, असल में जो उस टाइम पे जनवरी का मौसम में ठंड तो होगी। 1871 में जनवरी के टाइम पे वहां पे मतलब जो वर्साइलेस का किला था, जो कि मतलब पूरा शीशों से घिरा हुआ था, और वहां पे मतलब जो हमारे किंग केसर विलियम फर्स्ट थे, उनको मतलब शपथ दिलवाई गई थी, उनको प्रूशिया के राजा से उनको जर्मनी का राजा बनाया गया। तो मतलब प्रूशिया के भी राजा थे, जर्मनी के भी राजा बन गए। ठीक है, और उस समारोह में हमारे ऑटो वन बिस्मार्क, जो कि हमारे चीफ मिनिस्टर थे, वो भी थे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमने तो जर्मनी का यूनिफिकेशन पढ़ा। आपने शुरुआत से, अगर आपको इसमें पॉइंट बनाने होंगे तो शुरुआत से बनाना कि जितने भी 1848 से जितने भी नेशनलिस्ट की फीलिंग्स थी, जितने भी नेशनलिस्ट के सेंटिमेंट्स थे, वो सारे ऑल ओवर द यूरोप में स्प्रेड हो गए। तो इससे क्या हुआ, जितने भी मिडिल क्लास के लोग थे, उन लोगों ने इससे क्या हुआ, इससे प्रभावित होकर, ठीक है, इससे इंस्पायर्ड होकर उन लोगों ने भी जर्मनी के अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स को यूनिफाई करने की कोशिश की, नेशन स्टेट बनाने की कोशिश की। लेकिन उनके इन प्रयासों को, उनकी कोशिशों को मतलब दबा दिया गया। ठीक है, जर्मनी के रूलर्स के द्वारा। ठीक है, तो इसके बाद से प्रूशिया ने हमारी क्या ली, जिम्मेदारी ले ली। ठीक है, प्रूशिया ने जिम्मेदारी 3 वॉर लड़े 7 सालों तक, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के खिलाफ। ठीक है, अंत में जाके प्रूशिया जीत जाता है सारे वॉर्स। तो इससे उसके बाद किंग केसर विलियम फर्स्ट हमारे जर्मनी के राजा बन के जर्मनी यूनिफाइड हो गए, खत्म। ठीक है, जर्मनी का यूनिफिकेशन समझ में आ गया। ठीक है, तो दोस्तों उसके बाद आता है हमारा इटली के बारे में। दोस्तों इटली जो है, असल में इटली को यूनिफाई करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम था। ठीक है, पढ़ते क्यों था, लाइक जर्मनी, इटली टू हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन. There were several dynastic states scattered all over Italy. There also existed the multinational Habsburg Empire. During the middle of the 19th century, Italy was divided into 7 states, of which only one, Sardinia Piedmont, was ruled by an Italy princely house. दोस्तों यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, मैं बताता हूँ आपको, समझाता हूँ अच्छी तरीके से। जर्मनी के मतलब जर्मनी को देखते हुए, मतलब जर्मनी की तरह ही जो इटली था, उसका भी एक बहुत ही लंबा इतिहास था पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन का, मतलब टुकड़ों में बट जाने का। ठीक है, पॉलिटिकली देखा जाए तो, राजनीतिक तौर पे देखा जाए तो टुकड़ों में बढ़ गया था ये। मतलब जो इटली था वो 7 भागों में डिवाइड था, 7 स्टेट्स में डिवाइड था, जिसमें से जो सार्डिनिया पीडमोंट था वही एक अकेला स्टेट था जिसको एक इटालियन प्रिंसली हाउस कंट्रोल करता है। ठीक है, बाकी के सारे स्टेट्स अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे द नॉर्थ वाज पुट अंडर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग, द सेंटर वाज रूल्ड बाय द पोप, एंड द साउथ रीजन्स वर अंडर द डोमिनेशन ऑफ बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन।
ठीक है। तो जो नॉर्थ का पार्ट था, नॉर्थ का पार्ट जो ऑस्ट्रिया के अंडर आता था, ठीक है, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर के अंडर आता था, ठीक है। और बाकी का जितना पार्ट बचा वो सारे मतलब जो सेंटर में था, सेंटर का पार्ट रूल किया जा रहा था पोप के द्वारा। पोप जो दोस्तों, पोप मतलब होता है हमारे फादर, ठीक है, जो चर्च के होते हैं उन्हें पोप कहते हैं, ठीक है, अंडर द डोमिनेशन ऑफ द बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन, ठीक है। और जो साउदर्न रीजन था, साउदर्न रीजन किसके अंडर था? बर्बन किंग्स के अंडर था। बर्बन दोस्तों, बर्बन डायनेस्टी आती है। बर्बन डायनेस्टी कौन सी? हमारी लुई 16 की, ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद पढ़ते हैं, इवन द इटालियन लैंग्वेज हैड नॉट एक्वायर्ड वन कॉमन फॉर्म एंड स्टिल देयर वर मैनी रीजनल एंड लोकल वेरिएशन। और दोस्तों एक चीज होती है कि एक यूनिफाइड मतलब एक अलग देश का मतलब एक अलग स्टेट, अगर एक स्टेट यूनिफाइड हो जाता है तो इसका मतलब उसका सारी की सारी चीजें, उसके लॉ, उसके लैंग्वेज, उसकी पॉलिसी, सारी की सारी चीजें क्या होगी? एक ही होगी, ठीक है। तो उस टाइम पे इटाली के स्टेट्स में इटालियन भाषा को एक कॉमन लैंग्वेज के हिसाब से घोषित नहीं किया गया था। वहां पे बहुत सारे लोग बहुत सारी भाषाएं बोलते थे, वेरिएशंस थी वहां पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आता है यूनिफिकेशन का प्रोसेस। तो दोस्तों शुरुआत में एक इंट्रो लाइन लिखना जरूर, ठीक है, कि जो जर्मनी था, जर्मनी का भी मतलब इटाली की मतलब जर्मनी की तरह ही इटाली का भी वो एक बहुत ही बड़ा इतिहास रहा है हमारा, ठीक है। उसके बाद मतलब वो ये बता देना कि इटाली जो था वो 7 देशों में मतलब 7 स्टेट्स में बटा हुआ था, ठीक है। और बस इतना बताना। उसके बाद से यहां से शुरू करना। ड्यूरिंग द 1830s गिज़िपी मजीनी अटेम्प्टेड टू यूनाइट इटालियन रिपब्लिक बाय पुटिंग टुगेदर अ कोहेरेंट प्रोग्राम had also formed a secret society during the दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ 1830 के टाइम पे 1830s के टाइम पे जो गिज़िपी मजीनी थे, गिज़िपी मजीनी ने क्या किया? इटाली को यूनिफाई करने का जिम्मा लिया, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए उस टाइम पे, ठीक है। मतलब गिज़िपी मजीनी का यहाँ पे इटाली की यूनिफिकेशन में कोई ज्यादा रोल नहीं है, वो उन्होंने कोशिश करी थी लेकिन वो कर नहीं पाए। लेकिन यहाँ पे रोल आ जाता है हमारे यहाँ पे रोल आ जाता है कॉल्ड यंग इटाली डिसेमिनेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर कैवोर, काउंट कैमेलियो डी कैवोर। दोस्तों गिज़िपी मजीनी ने कोशिश करी थी, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में गिज़िपी मजीनी के इंट्रो में बताया था कि गिज़िपी मजीनी ने दो सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्म करी थी। सबसे पहले आता है हमारा यंग यूरोप जो कि था बर्नी का, और दूसरा आता है यंग इटाली जो कि मार्सलिस की थी। तो इन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म कर दी जो कि थी यंग इटाली, लेकिन वो सीक्रेट सोसाइटी कुछ ज्यादा कुछ कर नहीं पाई। लेकिन यहाँ पे अब मेन हमारा आ जाते हैं 2 लोग, ठीक है। इटाली की यूनिफिकेशन में 2 लोगों का हाथ है। सबसे पहले आ जाता है चीफ मिनिस्टर ऑफ कैवोर जो कि हमारे सार्डिनिया पीडमोंट के लास्ट में जाके प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं हमारे। और उसके बाद दूसरे में आते हैं हमारे गिज़िपी गरीबल्दी, ठीक है। गिज़िपी मजीनी, गिज़िपी गरीबल्दी और काउंट कैमेलियो डी कैवोर, ये कुछ रिवॉल्यूशनरीज के नाम है, ठीक है। लेकिन इटाली की यूनिफिकेशन में हमारा सबसे बड़ा नाम उभर के आता है हमारा काउंट कैमेलियो डी कैवोर का, ठीक है। तो अब इनके बारे में पढ़ते हैं हम। चीफ मिनिस्टर कैवोर लीड द अब यहाँ पे द फेलियर ऑफ द रिवॉल्यूशनरी अपराइजिंग इन 1831। अब दोस्तों मैं यहाँ पे आपको फेलियर बताता हूँ गिज़िपी मजीनी का, ठीक है। यहां से शुरुआत से बताता हूँ। गिज़िपी मजीनी अटेम्प्टेड टू यूनाइट इटालियन रिपब्लिक बाय पुटिंग टुगेदर अ कोहेरेंट प्रोग्राम। He had also formed a secret society called Young Italy for dissemination of his goal. The failure of revolutionary uprising both in 1831 and 1848, the responsibility of uniting Italian states through war fell on Sardinia Piedmont under its ruler King Victor Emmanuel II। दोस्तों इसमें क्या हुआ? गिज़िपी मजीनी ने क्या किया? इटालियन रिपब्लिक को यूनाइट करने की कोशिश की, ठीक है। उन्होंने, जैसे मैंने पहले भी बताया था, उन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी जिसका नाम था यंग इटाली, ठीक है। लेकिन अब यहां से 1831 पे भी उन्होंने एक अटेम्प्ट करा था जो कि फेल हो गया। 1848 में भी उन्होंने एक अटेम्प्ट करा था जो वो भी फेल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखा ये सारी चीजें फेल हुई सार्डिनिया पीडमोंट की वजह से, ठीक है। तो अब दोस्तों हम पढ़ते हैं कि आखिरकार कैसे इटाली हमारा एक यूनिफाइड कंट्री बना, एक यूनिफाइड स्टेट बना, ठीक है। चीफ मिनिस्टर कैवोर जो काउंट कैमेलियो डी कैवोर थे, अब उनका रोल यहाँ पे आता है। चीफ मिनिस्टर कैवोर लीड द मूवमेंट टू यूनिफाई द रीजन्स ऑफ इटाली। अब कैवोर ने क्या किया? कैवोर ने जिम्मेदारी ली इटाली के हर एक पार्ट को यूनिफाई करने की। ही वॉज नाइदर अ रिवोल्यूशनरी नॉर अ डेमोक्रेट। वो ना ही एक क्रांतिकारी थे ना ही एक लोकतंत्र प्रिय थे, बस वो एक नॉर्मल सीधे साधारण से इंसान थे, ठीक है। लेकिन उन्होंने बस अपना योगदान दिया था इस सारी चीजों में, इटली की यूनिफिकेशन में, ठीक है। उनको रिवॉल्यूशनरी भी नहीं बोला जाता, उनको डेमोक्रेट भी नहीं बोला जाता, वो सिर्फ नॉर्मल एक इंसान थे जिन्होंने मतलब अपना योगदान दिया था, लेकिन वो सबसे ज्यादा उनका योगदान था, ठीक है, देखा जाए तो।
Like many other wealthy and educated members of Italian elite, he spoke French much better than he did Italian. Cavour engineered a tactful diplomatic alliance with France and succeeded in defeating the Austrian forces in 1859. Apart from regular troops, a large number of armed volunteers under the leadership of Giuseppe Garibaldi joined the fray in 1860. They marched into South Italy and the Kingdom of Two Sicilies and succeeded to drive out the Spanish rulers with the support of the local peasants. दोस्तों अब पूरा समझाता हूँ। काउंट कैमिलियो डी कैवोर ने इटालियन रीजन्स को यूनिफाई करने की कोशिश में जुट गए, ठीक है। और उनका थोड़ा यहाँ पे इंट्रो है। काउंट कैमिलियो डी कैवोर ना ही एक डेमोक्रेट थे, ना ही वो एक रिवॉल्यूशनरी थे, ठीक है। काउंट कैमिलियो डी कैवोर ने अपना पूरा मतलब योगदान दे दिया था इटालियन के यूनिफिकेशन में। इसके बाद जो गिजिपी गरीबल्दी थे, उन लोगों ने गिजिपी गरीबल्दी ने क्या किया, जितने भी पीजेंट थे उन सबको मतलब इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद वो सारे पीजेंट्स ने मार्च किया और वहां के उस टाइम पे इटाली के रूलर को खत्म कर दिया, ठीक है। उसके बाद इन 1861 विक्टर इमैनुअल सेकंड वाज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटाली। हाउएवर मच ऑफ द इटालियन पॉपुलेशन। अब दोस्तों यहाँ पे हंसी की बात आती है। यहाँ पे इटाली का यूनिफिकेशन हो गया, ठीक है। इटाली का यूनिफिकेशन आराम से हो गया, वॉर के थ्रू ही हुआ लेकिन हो गया। उसके बाद किंग विक्टर इमैनुअल को 1861 में फ्रांस वो इटाली का राजा घोषित कर दिया, ठीक है। लेकिन मच ऑफ द इटालियन पॉपुलेशन डिडंट नो व्हाट इज यूनिफिकेशन, ठीक है। मतलब वहां की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन को पता ही नहीं था कि असल में यूनिफिकेशन हो क्या रहा है। उन्हें यही नहीं पता था यूनिफिकेशन का मतलब क्या है। उन्हें बस इतना पता था कि जो यूनिफिकेशन है वो किंग विक्टर इमैनुअल की वाइफ का हो रहा है, जिसका नाम था मतलब इटालिया, ठीक है। एंड बिलीव दैट ला टालिया वाज विक्टर इमैनुअल्स वाइफ। असल में दोस्तों मतलब वहां पे जितने भी मतलब पोस्टर छपे होंगे, जितना भी मतलब प्रचार वचार किया गया होगा गिजिपी गरीबल्दी, काउंट कैमिलियो डी कैवोर और जितने भी छोटे छोटे रिवॉल्यूशनरीज थे उनके द्वारा जितना भी प्रचार किया गया होगा, उसमें वर्ड आया होगा इटालिया का कि यूनिफिकेशन ऑफ इटालिया। लेकिन उन लोगों ने क्या समझा, जो पढ़े लिखे लोग नहीं थे, ठीक है, तो उन लोगों ने समझ लिया कि जो यूनिफिकेशन है असल में वो किंग विक्टर इमैनुअल की वाइफ का हो रहा है, जिसका नाम था ला टालिया। मतलब इटालिया और ला टालिया थोड़ा मिलता जुलता है, तो इस चक्कर में वो कंफ्यूज हो गए और उनको पता ही नहीं चला कि इटाली में यूनिफिकेशन हो गया और किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड राजा बन गया, ठीक है। चीज समझ आएगा दोस्तों। तो दोस्तों बेसिकली इटाली की यूनिफिकेशन में ज्यादा कुछ था ही नहीं, ठीक है। बस इतना था कि गिजिपी मजीनी फेल हो गए थे और यहाँ पे रोल आ रहा था काउंट कैमिलियो डी कैवोर और गिजिपी गरीबल्दी का, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है एक स्ट्रेंज केस, मतलब ब्रिटेन का, ठीक है। मतलब ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज केस है। देखो जो ब्रिटेन का यूनिफिकेशन हुआ वो मतलब इन सबसे बहुत ही पहले हो गया, ठीक है। मतलब 1707 में हुआ था, 16th सेंचुरी में। आप सोच सकते हो कितना पहले हुआ है। इन सबका मतलब जो यूनिफिकेशन हुआ वो तो लेट 19th में या फिर लेट 17th में हुआ है, लेकिन इसका तो लेट 16th में ही हो गया, ठीक है। आप पढ़ते इसको स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन क्यों कहा जाता है। असल में दोस्तों मैं आपको साफ तौर पे समझाता हूँ। उस टाइम पे क्या था, अपने यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का नाम सुना होगा, यूके जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों उस टाइम पे क्या था, जो ब्रिटेन था हमारा वो 3 टुकड़ों में बटा हुआ था। सबसे पहले आ जाता है इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड। ये 3 कंट्रीज आ जाती है हमारी, 3 इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड। इन तीनों कंट्रीज में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। इंग्लैंड में इंग्लिश बोली जाती है, स्कॉटलैंड में स्कॉटिश बोली जाती है, आयरलैंड में आयरिश बोली जाती है, कई जगह पे तो वेलिश बोली जाती है जिसमें हम वेल्स कहते हैं, ठीक है। जो एक जगह का नाम है, कंट्री का नाम है, जो कि यूके में ही आता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, असल में जब ब्रिटेन की यूनिफिकेशन की बारी आई, ठीक है, तो इंग्लैंड उस टाइम पे जो था बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। इंग्लैंड उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। तो उसने क्या किया, उसने मतलब जितने भी उसके अंडर के थे, स्कॉटलैंड हो गया, हमारा आयरलैंड हो गया, उन सारे कंट्रीज को, इन दोनों कंट्रीज को अपने अंडर लाने की कोशिश की। लेकिन उसने ये जो कोशिश की वो जबरदस्ती की। उसने एक पैक्ट समझाया उनको, उनसे एक पैक्ट साइन करवाया गया जबरदस्ती स्कॉटलैंड और आयरलैंड से, जिसपे जो कि था एक्ट ऑफ 1707, ठीक है। तो दोस्तों ये एक्ट ऑफ 1707 से मतलब जो इंग्लैंड था, मतलब पूरा ग्रेट ब्रिटेन बन गया वो, मतलब पूरा ब्रिटेन बना वो उस टाइम पे एक्ट ऑफ 1707 से, ठीक है। तो इससे क्या हुआ मैं आगे बताता हूँ। इससे मतलब क्या हुआ, जो इंग्लिश थी, इंग्लिश इन पर इन्फोर्स कर दी गई उस टाइम पे, ठीक है, कि इंग्लिश ही बोले जाएगा और इंग्लैंड अपनी मनमानी करने लग गया,
ठीक है। उसने अपने अंडर में स्कॉटलैंड आयरलैंड को ले लिया और स्कॉटलैंड और आयरलैंड से जबरदस्ती साइन करवाया गया था उस पैक्ट में, ठीक है। एक्ट ऑफ 1707 ने ब्रिटेन को यूनिफाई कर दिया, एक तरफ से मैं ऐसा कह सकता हूं। तो इससे क्या हुआ, मतलब जो लॉन्ग लिव द उनका एक हमारा नेशनल एंथम है, जैसे हमारा नेशनल एंथम जनगण मन है, उनका नेशनल एंथम हमारा लॉन्ग लिव द ब्रिटिश किंग, लॉन्ग लिव द किंग, लॉन्ग लिव द एम्पायर, ऐसा है उनका नेशनल एंथम, ठीक है। तो दोस्तों ऐसी सारी चीजें वहां पे बहुत ज्यादा इंपोज करने लगे। एक इसे स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन इसी इसलिए कहते हैं, मतलब ब्रिटेन का यूनिफिकेशन जर्मनी और इटली से इतना अलग क्यों है, ठीक है। वो इतना अलग इसलिए है क्योंकि इसमें कोई वॉर नहीं हुई, ठीक है, इसमें कोई हिंसा नहीं हुई, बस इसमें थोड़ी सी जबरदस्ती हुई, इसमें बस एक छोटे से पैक्ट से ही ये ब्रिटेन यूनिफाई हो गया, ठीक है। चीज समझे आपको दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो हमारी यहीं पर ही खत्म होती है, हमारे 3 टॉपिक्स हमारे यहीं पर ही खत्म होते हैं। हमने पढ़ा यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। दोस्तों इसके बाद इसके बाद से हमारे 2 टॉपिक ही बचे हैं, ठीक है, विजुअलाइजिंग द नेशंस, ठीक है, और उसके बाद वाला टॉपिक है नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। इसमें आप पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही अजीब सा नाम, जिसका नाम है बल्कन्स। ये जो बल्कन्स वाला टॉपिक है ये बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, बहुत ही ज्यादा डिस्टिंक्टिव है, ठीक है। तो इस टॉपिक को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और नेक्स्ट नहीं वो हमारी लास्ट वीडियो भी होगी, ठीक है, पार्ट 7। तो दोस्तों मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अब मैं बता देता हूं हमने अब तक इस वीडियो में हमारे वीडियो में क्या क्या पढ़ा। हमने अभी तक हमारी वीडियो में पढ़ा कि मतलब सबसे पहले हमने जर्मनी की यूनिफिकेशन पढ़ी, फिर इटली की यूनिफिकेशन पढ़ी। इटली का थोड़ा अजब केस था, इटली में ज्यादा मतलब सिर्फ एक वॉर से मतलब सारे यूनिफिकेशन होगी, लेकिन वहां के लोगों को पता नहीं कि यूनिफिकेशन का मतलब क्या था, और यूनिफिकेशन हो भी किस कारण है उनको यही नहीं पता। जर्मनी का यूनिफिकेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा था, ठीक है। वहां पे मतलब 3 वॉर लड़े गए 7 सालों तक, प्रूशिया ने जिम्मेदारी ली थी वहां, और वहां के लोगों को पता था कि यूनिफिकेशन जरूरी है, ठीक है। वहां के लोग अवेयर थे इन सारी चीजों के बारे में, क्यों, क्योंकि वो रिवोल्यूशन ही हमारा किया गया था एजुकेटेड मिडिल क्लास के द्वारा, भाई शिक्षक लोगों के द्वारा किया गया है, मतलब एजुकेटेड लोगों के द्वारा किया गया। तो उन लोगों को पता था कि असल में यह की चीज है क्या, रिवोल्यूशन है क्या, मतलब हर एक चीज के बारे में उन्हें पता था, यूनिफिकेशन के बारे में भी उनको पता था, ठीक है। उसके बाद एक स्ट्रेंज केस हमने ब्रिटेन के बारे में पढ़ा, बहुत ही ज्यादा अजीब सा केस था उसके बारे में, ठीक है, ब्रिटेन के बारे में, मतलब वहां पे वॉर कुछ हुआ ही नहीं, बस एक पैक्ट साइन करवा दिया गया थोड़ी सी जबरदस्ती, और ब्रिटेन बन गया यूनिफाइड, अलग बन गया, ठीक है। चीज समझ में दोस्तों। तो अगर आपको दोस्तों वीडियो खत्म होती है हमारी यहीं पर ही, और आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वो जो बेल आइकन है उसको ऑल पे कर देना। दोस्तों अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोस को शेयर करना जरूर, मैं अपने दोस्तों के पास भी पहुंची चाहिए, तो उन सब तक जरूर शेयर करना, और दोस्तों एक कोशिश जरूर करना कि वीडियो को पूरे जहां तक हो सके पूरा देखो, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। मैं बहुत सारे पॉइंट्स भी आपको बताता हूं, जो कि आप अगर करते हो, जो कि आप अगर लिखते हो तो आपको पेपर में अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं दोस्तों। तो फिर आप वीडियो को स्किप मत करना बिल्कुल भी। आप अगर वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको आराम से समझ में आएगा मैं क्या क्या समझा रहा हूँ, क्या क्या चीज मैं बोलना क्या चाहता हूँ, वो आपका मेन मुद्दा आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा। इसलिए ही मैंने आपको ये पूरा चैप्टर अच्छी तरीके से क्लियर हो, इसलिए मैंने एक एक्स्ट्रा टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई थी, जो कि हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन और नेपोलियन के बारे में था, जिससे आपको मतलब अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए इस चैप्टर के बारे में और भी अच्छी तरीके से, ठीक है। तो दोस्तों अपनी मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा हो शेयर करना मैं चाहता हूं, और मेरी वीडियोस ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ठीक है, जिससे मतलब बहुत सारे जितने अभी इस टाइम पे आपके दोस्तों आपके पेपर शुरू होने वाले हैं, 10th के मेरे जितने भाई बहन हैं उन सबके पेपर शुरू होने वाले हैं, ठीक है। तो उन सबको पेपर्स के लिए मतलब अगर आप मेरी वीडियोस का रेफर करते हो तो एक मेरे लिए एक बहुत ज्यादा गर्व की बात होगी, ठीक है। तो दोस्तों आप मेरी वीडियोस को जरूर रेफर करना, प्लीज रेफर कीजिएगा, ठीक है। ये मेरे आपसे ये एक हम्बल रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 7 में, तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर, बाय बाय।